लाचार सास बहू के छोले भटूरे। दोनों सास बहू युवराज के इंतजार में अलग अलग पकवान बनाकर तैयार कर रही थीं। तभी सास निर्मला कहती है, अरे इच्छा बहू, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। बस जल्दी से मेरा बेटा मेरे गले लग जाए। 1 साल बाद आज घर जो लौट रहा है, बाहर से नौकरी करके। हाँ माँ जी, अब तो मेरी भी आंखें दरवाजे की ओर टिक गई हैं कि कब मेरे पति आएंगे। जल्दी से माँ जी, हम दोनों उनका पसंदीदा खाना बना लेते हैं। हाँ बहू। दोनों सास बहू जल्दी से उसका पसंदीदा खाना तैयार कर लेती हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों खुशी से दरवाजे को खोलते हैं तो देखते हैं कि युवराज के गले में एक बड़ी सी माला है। अरे बेटा, तू आ गया। और ये क्या, गले में इतनी बड़ी माला क्या कर रही है? दोबारा से शादी करेगा क्या मेरी बहू से? आप आ गए युवराज जी। पता है मैं आपको कितना याद कर रही थी, और आज मैंने आपके लिए खोए की खीर भी बनाई है। इच्छा की ये बात सुनकर राधिका उनके सामने आती है, जो कि बहुत मॉडर्न कपड़े और वरमाला पहने हुए कहती है, छी, ऐसी अजीब सी खोए की खीर कौन खाता है डार्लिंग? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ये खाते हो। मुझसे तो उम्मीद भी मत करना कि मैं बना दूंगी। ओ कम ऑन राधिका, तुमसे मैं ये अजीब अजीब चीजें थोड़ी ना करवाऊंगा। बेटा, ये सब क्या है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ युवी जी, आखिर ये लड़की कौन है जो आपको डार्लिंग कह रही है? माँ, मैंने राधिका से शादी कर ली है। ये बहुत ही मॉडर्न है और मुझसे प्यार करती है। अब से यही मेरी पत्नी है। क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को धोखा देकर दूसरी शादी करने की? तू जानता भी है कि तू क्या कह रहा है? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं? ओ प्लीज, ये संस्कार का लेक्चर आप मुझे मत दीजिए। वैसे भी आप मेरी सौतेली माँ हो। ना ही मैंने आपसे प्यार किया, ना आपकी पसंद की लड़की से प्यार किया। मैं राधिका से प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहूंगा। युवराज जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने दूसरी शादी क्यों की? तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? अरे युवराज बेबी, ये क्या रोना धोना लगा रखा है? देखो, इतनी दूर से मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहूंगी तो सिर्फ अकेले मुझे ये दोनों औरतें नहीं चाहिए। इन दोनों को घर से बेघर कर दो। अगर मुझसे प्यार करते हो तो निकाल दो। सुन लिया आपने? मैं अपनी राधिका से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आप दोनों यहाँ से निकल जाइए, वरना मुझे धक्के मार कर निकालना होगा। युवराज, ऐसा मत कीजिए। हमारे साथ माँ जी कहाँ भटकेंगी? उन्हें तो रख लीजिए। मैं चली जाती हूँ। नहीं का मतलब नहीं। रहने दे बहू, हम तो उसके इंतजार में पागल हो रहे थे, लेकिन आज इसने साबित कर दिया कि सौतेला सौतेला ही होता है। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? ऐसा कहकर वो दोनों उसे सुनाकर वहाँ से अपना अपना सामान बटोर कर चली जाती हैं। 2-4 दिन तक इधर उधर भटकती रहती हैं और कहती हैं, बहू, मेरे मन में तो कभी सौतेला शब्द आया भी नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने इतने लाड दुलार करने के बाद भी मुझे सौतेली माँ बोल दिया। और तेरे साथ जो किया उससे तो मैं कह भी नहीं सकती। शहर जाकर वो इतना बदल जाएगा, मैं जानती नहीं थी। माँ जी, जो होना था वो हो गया। भला उसे कौन टाल सकता है? अब तो हमें अपना सहारा ढूंढना होगा। 2 दिन से हम दोनों ने कुछ खाया पिया भी नहीं। मंदिर के पास विश्राम कर रहे थे, लेकिन अब तो कुछ देखना ही पड़ेगा हमें। तुम्हारी बातों से याद आया, तुम्हारे पापा जी पहले छोले भटूरे का काम करते थे। उस वक्त हम बहुत गरीब थे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम भी छोले भटूरे का ही व्यापार कर लेते हैं। मुझे छोले भटूरे बनाने आते हैं। पर माँ जी, उसके लिए तो पैसे चाहिए, और हम पर है ही नहीं पैसे। चिंता मत कर बहू, मैं सोने का कंगन अपने साथ लाई हूँ। इसे बेचकर हम व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये कहते ही सास बहू उस सोने के कंगन को बेचकर छोले भटूरे का सामान और एक ठेला खरीद लेती हैं, जिस पर छोले भटूरे बना रही थी कि खुशबू से ही सुबह सुबह उसकी दुकान पर दफ्तर वाले लोग आ जाते हैं। अरे माँ जी, जरा 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दीजिए, जल्दी करना, लेट हो रहा है। हाँ बेटा, करती हूँ। बहुत जल्दी से गरम गरम भटूरे बना। जी माँ जी। सुनिए, जरा मुझे भी 1 प्लेट भटूरा दे दीजिए और मिर्च का अचार डाल देना। ये लीजिए। अरे वाह, आपके छोले भटूरे तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया। आप और लेंगे भटूरे? हाँ जी, दे दीजिए। ऐसा कीजिए, 5 प्लेट मेरे घर के लिए भी पैक कर दीजिए। हाँ, आपके भटूरे तो वाकई में बहुत स्वाद वाले हैं, और आपने तो पनीर भी डाला है। आजकल कौन इतना अच्छा बनाता है? कितने पैसे हुए?
100 रुपए की 2 प्लेट है बेटा। ऐसे ही एक एक करके उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक छोले भटूरे खाते हैं और शाम से पहले ही सारे छोले भटूरे खत्म हो जाते हैं। अगले दिन भी बहू वही ठेला लगाकर छोले भटूरे बनाकर बेचती है। अरे आंटी, आपके छोले से तो बहुत खुशबू आ रही है, जरा 2 प्लेट छोले भटूरे दे दीजिए। अभी देती हूँ बेटा। इच्छा बहू उसे भी भटूरे पैक करके दे देती है। अगले दिन दिवाली का त्योहार था, जिससे उसकी दुकान पर और भीड़ लग जाती है और इच्छा कहती है, माँ जी, आज तो 4 बार भटूरे का आटा बना दिया, फिर भी ग्राहक आए जा रहे हैं। मैंने कहा था ना बहू, छोले भटूरे का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। तूने छोले तो उबाले रख दिए ना, आज तो रात तक छोले भटूरे बिकेंगे। जी माँ जी। इस तरह त्योहार की वजह से वो रात के 11 बजे तक छोले भटूरे बेचकर अपने घर आती हैं। तो इच्छा पैसे जोड़कर कहती है, माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने मात्र 2 दिन में 20,000 रुपए कमा लिए। छोले भटूरे से इतना सब क्या हो सकता है? हाँ बहू, जो दिल से मेहनत करता है भगवान उसको ऐसे ही तोहफा देते हैं। देखना माँ जी, हम बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन हमारे पास किराए की जगह अपना खुद का घर होगा। हाँ बहू, जरूर। 2 साल लगातार छोले भटूरे बेचने के बाद आखिरकार दोनों सास बहू अपनी मेहनत से एक बड़ा सा घर बना लेती हैं और खुद की एक गाड़ी, साथ में एक प्यारा सा कुत्ता भी खरीद लेती हैं। इसके बावजूद अब उनके छोले भटूरे की 10 ब्रांच थी, साथ ही 5 ठेले जो अलग अलग जगह सास बहू के मशहूर छोले भटूरे के नाम से चल रहे थे। तभी वो कहती हैं, माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा था कि हमारी मेहनत से आज हम पर एक सोने का कंगन तो क्या, सोने के हार झुमके भी हैं, जो कि आप पर इस वक्त बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुझ पर भी बहू। अब जल्दी से गुप्ता जी के बेटे की शादी में चल, कैटरिंग में छोले भटूरे भी देखने हैं। जी माँ जी। दोनों कार में बैठकर शादी के वेन्यू तक पहुंच जाती हैं। जब वो कार से उतरती हैं, तो फटे हाल कपड़ों में युवराज अपनी माँ और पत्नी को देखकर कहता है, अरे ये तो माँ और इच्छा है, इतने अच्छे कपड़े पहने। मैं इनसे माफी मांग लेता हूँ, शायद ये मुझे माफ कर दें, क्योंकि अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। माँ, इच्छा, मैं युवराज हूँ, यहाँ देखिए माँ। युवराज उन दोनों को आवाज लगाता हुआ उनके पास पहुंच जाता है और घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहता है, माँ, इच्छा, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस औरत पर विश्वास किया। माँ, मुझे अपना लो। कौन है तू और किस हक से हम दोनों को तू ये कह रहा है? मैं तो तेरी सौतेली माँ हूँ और इच्छा से तू प्यार नहीं करता था। फिर काहे तेरी वो महबूबा जिससे तू बहुत प्यार करता था, वो कहाँ है? माँ, इच्छा, उसने मुझे धोखा देकर सारी जमीन और जायदाद हड़प ली और मुझे घर से बेघर कर फरार हो गई। अब मैं सड़क पर आ गया हूँ और मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। युवराज, आपने जो माँ जी के साथ किया ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। एक बार आप कह देते, पर नहीं। देख युवराज, तू, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ जिससे तू प्यार नहीं करता, और जो जैसा बीज बोता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसीलिए हम तुझे अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहते। हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। जो तूने किया है वैसा ही अब तेरे साथ हो रहा है। बहू, हमें अपने कैटरिंग के लिए लेट हो रहा है, चल। जी माँ जी। इस तरह से युवराज को अपने किए की सजा मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर सास बहू बड़े ठाट बाट से अपने छोले भटूरे को आज भी बेचती हैं और अपने पालतू पिल्ले के साथ खुशी खुशी रहती हैं। ढोंगी बाबा और जादुई सोने की गाय। एक छोटे से गांव भरतपुर में रहने वाला गोपी एक ग्वाला था। गोपी अपनी गायों का बहुत देखरेख करता था। एक भोर जब गोपी गौशाला में बंधी गाय का दूध दूह रहा था, उसी बीच उसकी पत्नी अनुराधा कहती है, आधी दर्जन गाय पालने पोषने के बावजूद भी हमारा जीवन इस गरीब गुमटी में गुजर रहा है। ये मुई गाय जितना दूध नहीं देती, उससे दुगना दाना पानी इन्हें खिलाना पड़ता है। बावजूद इसके भी आनाकानी करके पाव पाव भर दूध देने लगी है पुअर गाय। मैं तो कहती हूँ इन मुई को मवेशी से बेच दो। अनुराधा, तुमसे बड़ी लालची लुगाई मैंने भरतपुर में कहीं नहीं देखी। अरे ये गाय ही हमारे जीविकोपार्जन का जरिया है। इनका दूध दही बेचकर ही हमारे घर की दाल रोटी चलती है। ना तुम इन गायों को बेचते हो, ना ये ज्यादा दूध देती हैं। तुमसे कहती हूँ इनके दूध में थोड़ा पानी खपा दो, तो वो भी तुमसे नहीं होता। देखो जी, अगर ईमानदारी का चोला पहनकर सारा जीवन भी इनका दूध बेचते रहोगे, तभी ये गुमटी छतनुमा घर में नहीं बदलेगी, ना ही ये घनघोर गरीबी दूर होगी। तो फिर मैं क्या करूं?
तुम बेहतर जानती हो कि बेईमानी का धंधा मेरे बस का नहीं। अजी आज की दौड़ में पेट की आग बुझाने के लिए थोड़ी बेईमानी करनी पड़ती है। मेरे दिमाग में एक धांसू ख्याल है, कैसा रहे जब ये गाय सोने के भाव में बिक जाए। मगर ये साधारण गाय सोने के भाव में बिकेगी कैसे? अगर हम इन गायों को पक्के तौर से सुनहरे रंग से लीपा पोती कर दे, इसे सुनहरी गाय के लिए कई ग्राहक आएंगे। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा। एक तरकीब है, मैं बाबा का भेष धरकर झूठा भविष्यदाता बनकर लोगों को यहाँ का पता दूंगा और फिर हम दोनों दंपति इन गाय को बेचेंगे। देर रात दोनों दंपत्ति गायों को सींग से लेकर पैरों तक सोने में रंग देते हैं। अरे वाह अनुराधा, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि ये गाय तो सचमुच में सोने की जैसी चमक दमक रही है। अगली भोर गोपी साधु बाबा का वेश धरकर चौबेपुर गांव का डगर धरता है, जहां वह हरिया नाम के किसान के द्वार पर दस्तक देता है। भिक्षाम देहि। धनिया तनिक देखो तो लागत है द्वार पर कौनो आयल है। धनिया जैसे ही बाहर आती है, बाबा को देखकर उसे प्रणाम करती है। प्रणाम बाबा। सदा सौभाग्यवती भव। बाबा बड़ी दूर डगर से आए हैं बेटी, कुछ दान दे दो। धनिया रसोई घर से सूखा राशन और 21 रुपए उसकी झोली में उड़ेल देती है। बेटी तुम्हारे दुख के दिन टलने वाले हैं, तुम लखपति होने वाली हो। लखपति? बाबा के हमारी लॉटरी लगने वाली है? हाँ, तुझे ईश्वर का मार्गदर्शन मिला है। चौबेपुर गांव से तरशिश की और भरतपुर गांव है, जहां गोपी ग्वाले के पास सुनहरी गाय है, वही तुम्हारे दिन फेरेगी। धनिया ढोंगी बाबा की बनावटी बातों की गुत्थी में उलझकर ये बात हरिया को बताती है। दोनों दंपति अगली सुबह गोपी के घर आते हैं। जय राम जी की। क्या गोपी ग्वाला यहीं रहता है? हाँ, मैं ही गोपी हूँ। कल एक ठो बाबा हमारे घर आके तुम्हारी यहाँ आने को कहे, हमके तुहार सोने के गैया चाहिए। सुना है ये सोना उगलत है। एकदम सच है भाई, बाबा की शक्ति से मेरी सभी गाय सोने की बन गई हैं। ये सोने का गोबर, सोने का दूध और सोने के गहने देती हैं। इतना बखान सुनकर हरिया और कोई सवाल किए बगैर सोने की 2 गाय खरीद लेता है। तभी अनुराधा कहती है, सुनो भाई, इस सोने की गाय को नहलाना नहीं, क्योंकि ये आप रूपी सांप हो जाती है। ठीक बा, चल धनिया। अगले दिन फिर गोपी बाबा का ढोंग रचाए चौबेपुर गांव के बगल बसे बलिहार गांव में आता है। आज बाबा के बलि का बकरा कौन बनेगा? अचानक उसकी नजर बनवारी पर पड़ती है। ये शख्स बड़ा मालदार जान पड़ता है, आज इसे ही पोपट बनाता हूँ। अगले ही पल, भिक्षाम देहि, बाबा को भिक्षा दो बालक। बनवारी झट से बाबा को दान देता है। तब ढोंगी बाबा कहते हैं, हे बालक, तुम्हारी किस्मत बुलंद होने वाली है, कल के दिन तुम करोड़पति बन जाओगे। ये सुनकर बनवारी बड़ी आंखें करके हाथ मलते हुए कहता है, अरे लगता है बनवारी, कौन बनेगा करोड़पति से बच्चन जी की बुलाहट आने वाली है ना बाबा? नहीं, यहाँ से तरशीश को भरतपुर गांव है, जहाँ गोपी नामक एक करोड़पति ग्वाला रहता है। उसके पास सोने बरसने वाली सुनहरी गाय है। बनवारी ढोंगी बाबा के जाल में फंस जाता है और अगले दिन गोपी के पास आकर सोने की गाय को देखकर स्तब्ध रह जाता है और अमीर होने की होड़ में वह 2 गाय खरीद लेता है। अरे सुनो भाई, भूल से भी इन सोने की गाय को नहलाना धुलाना नहीं, क्योंकि ऐसा करने से सोने की गाय की शक्ति चली गई तो सोने देने की बजाय ये कदुआ और घुइयां उगलेंगी। बनवारी उन सोने की गाय को घर लाकर उसकी बहुत सेवा बाड़ी करता है। अरे सप्ताह भर से सोने की गाय की सेवा बाड़ी कर रहा हूँ, बावजूद इसके जबड़े से सोने के जेवर की जगह पिछवाड़े से गोबर की बौछार बरस रही है। एक और बनवारी तो दूजी ओर हरिया और धनिया का भी यही हाल था। अरे धनिया, कुछ हम नहीं बुझात हैं। बाबा के कहे अनुसार हम ये गाय खरीदे, माँ कुल जमीन जायदाद झोंक दिहिस और ना ही तो खेत के सारे अंजीर भी ईका खिला दिया, तब हुई ससुरी सोने की गैया सोना ना ही देहिस है। हाजी धीरज धरो, क्या पता गौ माता हमारी परीक्षा ले रही हैं। इधर बनवारी और हरिया बाबा के कहे बात पर चित्त लगाए गाय के सोना देने की बाट जो रही थी। वहीं उधर गोपी और अनुराधा मिले पैसों से अच्छा खाना पीना और पहरावा पहन रहे थे। हमारी 5 गाय उचित दाम में बिक गयी, अब ये आखिरी एक बची है। समय गुजरता है, फिर एक रात जोरों शोरों की बारिश होती है, जिससे गायों पर चढ़ा सोने का रंग धुल जाता है। अगली सुबह ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं। अरे धनिया, वो ग्वाला गोपी तो ठगी निकला, इस सोने की गैया महज मिथ्या रहल। इसका मतलब वो बाबा भी ढोंगी था। उस ढोंगी बाबा की बातों में आकर हम बर्बाद हो गए।
देखते ही देखते आस पड़ोस के सभी गांव में ढोंगी बाबा और सुनहरी गाय की खबर सनसनीखेज बन जाती है। ये खबर बलिहार गांव में रहने वाले दो चोर माखन और मदन को पता चलती है। तकरीबन 3 ग्राहक उन गाय के खरीदार बने हैं। ताज्जुब की बात है कि तीनों की गाय साधारण निकली। माखन, मुझे इसमें उस ढोंगी बाबा की मिली भगत लग रही है। मैंने उनके घर का पुख्ता पता लगा लिया है, चलो। दोनों चोर पूरी साजिश के साथ उनके घर आकर स्वयं रचाते हैं। सुनो भाई, क्या तुम ही गोपी ग्वाले हो? हाँ भाई, मैं ही गोपी हूँ। सुना है तुम्हारे पास सोने की गाय है। एकदम सही ना है भैया, ये आखिरी सोने की गाय बची है। 25 लाख की पड़ेगी, मगर इससे करोड़ों में खेलोगे तुम। अरे हम तो केवल पहरुए हैं, इन गाय को इस पते पर पहुंचा दो। हमारे सेठ धनी राम इनके 25 नहीं 50 लाख रुपए देंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर दोनों दंपत्ति सुध-बुध खोकर हड़बड़ी में अपना घर बार बिसार कर गाय को लिए निकल पड़ते हैं। इतने में चोर अपना हाथ साफ करते हुए कहते हैं, माखन, यह पहली दफा है जब हम दोनों चोर किसी चोर के घर में चोरी कर रहे हैं। एक एक पाई भर लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। दोनों चोर उनके घर से हर एक चीज चुरा ले जाते हैं। गोपी और अनुराधा चोर के दिए पते पर पहुंचते हैं। ये कहाँ आ गए हम? यहाँ तो कभी नहीं है। शायद सेठ जी का घर पीछे छूट गया। बहुतायत खोजबीन के बावजूद भी उन्हें छुच्छे हाथ घर लौटना पड़ा, जहाँ घर की बुरी दशा और टूटी तिजोरी देखकर वो हक्के बक्के हो जाते हैं। अरे अनुराधा, वो दोनों पहरुए के भेष में आए चोर थे जो हमें चूना लगा गए। अजी, हमारे पास ये आखिरी गाय तो बची है। अचानक बारिश की फुहार उस गाय के सुनहरे रंग को धोने के साथ गोपी की बुद्धि को भी धो देती है और अंत में वह कहता है, गनीमत होती जो मैं अपनी लालची लुगाई की चतुराई में न आकर अपनी गाय को न बेचता। बड़े बूढ़े सही कह गए हैं, लालच बुरी बला है। कुछ इस तरह सुनहरे गाय के ढोंगी बाबा को बेईमानी की बुआई की कटनी काटनी पड़ती है, जिसके बाद उनके भीतर से लालच की बला सदा के लिए समाप्त हो जाती है। काली फौजी बहू से धोखा। सर से पांव तक फौजी का पहरावा पहने हुए वह सुहागन सांवली स्त्री थी। उस फौजी बहू की सूरत जितनी श्यामल थी, उसकी काया हिम के समान श्वेत थी। वह बहू और बीवी होने के साथ देश की फौजी थी। एक ओर फौजियों का दल आपस में बैठा बतिया रहा था, वहीं दूसरी ओर वह फौजी बहू सरहद से छुट्टी मिलने की बाट जोह रही थी। आज पूरे 2 साल 1 सप्ताह और 1 दिन हो गया मुझे और रौनित को दूर हुए। अब तो सरहद के हालात भी बेहतर हो चुके हैं। काश की सभी फौजियों की छुट्टी मुकम्मल हो जाती। फौजी बहू अपने आप में बुदबुदा ही रही थी कि एकाएक ब्रिगेडियर बत्रा सरहद के सैनिकों के बीच खड़े होकर बोलते हैं, सभी फौजियों के लिए एक सुनहरा संदेश है। इस समय सरहद की सीमा एकदम सुरक्षित है, इसीलिए सभी फौजियों को महीने भर की छुट्टी मुकम्मल की जाती है। यह सुनकर फौजी बहू की उदास आंखों से खुशी की बदरा बरस पड़ती है। ये सुनहरा संदेश सुनने के लिए मैं पिछले 2 बरस से बाट जो अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी और अपने पति और सास से मिलूंगी। इसी सोच के साथ सांवली फौजी बहू अपनी आंखों में आंस लिए ससुराल रवाना हो जाती है, मगर बदकिस्मती से उसके ससुराल की दहलीज पर ताला देखकर उसका हियाव टूट जाता है। मेरे आने की खबर तो मैंने संदेश के जरिए सासू माँ और इन्हें भेज दी थी, बावजूद इसके ससुराल की दहलीज पर ताला। यह सोचकर धरा अपने पति रोनित को फोन लगाती है। तभी रोनित की ओर से उसे अपनी सास का स्वर सुनाई देता है, माँ जी प्रणाम, मैं सरहद से लौट चुकी हूँ, मगर देखा तो घर पर ताला लगा है। अरे बहू क्या बताऊँ, रज्जो दीदी की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए देर रात मुझे और रौनित को आना पड़ा। अब मेरे सिवा इनकी देखरेख करने का कोई नहीं है। माँ जी तो आप और रौनित कब आएंगे? बहू अभी 1-2 सप्ताह का बखत तो पक्के तौर से लग ही जाएगा, तब तक तू अपने पीहर चली जा। ठीक है माँ जी, मैं रखती हूँ। यह सुनकर धारा कहती है, माँ जी और रौनित जी कितनी बड़ी बाधा में है और मैं जाने क्या बुरे ख्याल बुन रही थी। यह बोलकर फौजी बहू अपने मायके आकर माँ के साथ रहने लगती है। तभी उसे उसकी सखी रैना का कॉल आता है। क्या हाल है फौजी साहिबा? देशभक्त बनने के बाद बचपन के दोस्तों को ही बिसार दिया, न कोई फोन न कोई संदेश। बचपन की आदत तेरी गई नहीं ना? आज भी बातों बातों में खिंचाई करना तो तुझे खूब आता है। ये छोड़ और गौर से सुन, 1 सप्ताह बाद मेरी शादी है, इसीलिए तुझे छुट्टी लेकर आना ही पड़ेगा। अरे मेरी बचपन की सखी, तेरी शादी में कैसे नहीं आऊंगी? तू बोल तो अभी चली आती हूँ, बस 1 गांव की ही तो दूरी है। अरे नेके और पूछ, मैं तो बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही हूँ, आजा। कुछ ही देर बाद धारा अपनी सखी रैना के घर पहुँचती है। दोनों सहेलियाँ घंटों बातें करती हैं।
अरे मेरी होने वाली दुल्हन, जरा होने वाले जीजा जी की तस्वीर तो दिखा, मैं भी तो देखूं कौन है चोर जो इस चांद के टुकड़े को चुराने वाला है। देख, ये है गौतम, मेरे होने वाले पति। तस्वीर देखकर मानो उस काली फौजी बहू के कदमों तले जमीन खिसक जाती है और उसका दुख आंखों से बहने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोनित मेरे रहते किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? धारा, आखिर बात क्या है? रैना, ये गौतम नहीं बल्कि मेरे पति रोनित हैं, मगर आखिर इस धोखाधड़ी का मुख्य मुद्दा क्या है? धारा अपनी सूरत को निहारते हुए कहती है, शायद मैं काली हूँ, इसीलिए रोनित ने मुझे अपने काबिल नहीं समझा और मुझे बिना बताए उन्होंने दूजा ब्याह रचाने की सोची। धारा, देश की फौजी होकर तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? रोनित ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि वह शादीशुदा है। धारा, वह सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दे रहे हैं। मुझे इस धोखाधड़ी का कारण जानना है। धारा, संभाल खुद को, अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमें शादी तक इंतजार करना होगा और उन माँ बेटे को रंगे हाथों पकड़ना होगा और सजा दिलवानी होगी। हर गुजरते दिन के साथ काली फौजी बहू के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते वह दिन आ गया जब रोनित सेहरा सजाए हुए रैना के द्वार पर दस्तक देता है, जहां रैना दुल्हन के लिबास में खड़ी थी और उसके पीछे धारा खड़ी थी। धारा को देखकर दोनों माँ बेटे हक्के बक्के हो जाते हैं। क्या हुआ रोनित? मुझे देखकर आप दोनों माँ बेटी का चेहरा पीला क्यों पड़ गया, जैसे कि आपकी चोरी पकड़ी गई हो? पिछले 2 साल से तुम दोनों माँ बेटे मिलकर खिचड़ी पका रहे थे। गनीमत है कि तुम माँ बेटे के बुने जाल में मेरी सहेली फंसी नहीं, वरना मुझे तो तुम्हारी काली करतूत का पता चलता ही नहीं। फौजी बहू के जुबान के बोल बान बनकर दोनों माँ बेटे के काले कलेजे को भेद रहे थे। तभी फौजी बहू की सास रेवा अपने कटु कड़वे बोली की बिजुरी बेचारी काली बहू पर गिराते हुए कहती है, अरे बंद कर अपना ये बोलबाला, बहुत चला लिया तूने अपना ये काला कंठ कंकाल। सुनना है तो सुन। 2 साल पहले। अरे रेवा कहाँ है? अरे पंडित जी, आप पधारिए ना, कहिए कैसे आना हुआ? तुमने कहा था ना ऊंचा रिश्ता बताने को। ये धारा सोमगढ़ में अपने परिवार के साथ रहती है। शक्ल से तो सांवली है मगर पेशे से फौजी है, अच्छा खासा कमाती है। अरे पंडित जी, काला पीला कोई भी सौदा चलेगा, जो कि मेरा रोनित कमाता धमाता तो है नहीं। अब यह काली बहू आएगी तो इसके पैसे से हमारा पेट पल जाएगा और फिर कौन सा ये हमारे नजरों के सोंजे रहेगी। साल 6 माह पर सरहद से ससुराल आएगी तो जैसे तैसे झेल लेंगे। इस तरह रेवा अपने बेटे रोनित की शादी धरा से करा देती है, मगर शादी के 2 दिन के भीतर ही सरहद से उस बहू की बुलाहट आ जाती है। अच्छा माँ जी, अपना और रोनित का ध्यान रखना। बहू, तू तो जानती है रोनित के पास कोई काम नहीं, वह बेरोजगार है। जब तक उसका कोई काम नहीं लगता, राम जाने घर खर्च कैसे चलेगा। माँ जी, मेरे रहते आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी फौजी बहू बॉर्डर से प्रत्येक माह पैसे भेजती रहेगी। जिग जिग जी बहू, एक तेरा ही आसरा है। समय गुजरता जाता है। अब धरा को सरहद गए साल बीत चुका था। अरे रोनित बेटा, मेरे मन में एक ख्याल आया है। देख ना, मैं पूरे दिल से उस काली कमली को अपना बहू मानती हूँ और ना ही तू उसे सांझ बीवी का अधिकार देगा, तो क्यों ना उसके फौजी होने का फायदा उठाया जाए। माँ, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, उसे गए साल हो गए हैं, क्यों ना हम माँ बेटे शादी का दाना डालकर किसी अमीर चिड़िया को अपने चंगुल में फंसाएं और जब हमें अमीर लड़की मिल जाएगी तो इस काली बहू की बला से निजात पा जाएंगे। वाह माँ, क्या मास्टरमाइंड लगाया है। फिर मेरी नजर रैना पर गई। रैना का सुंदर रंग रूप मेरे दिल में बस गया और आज हमारी शादी होने वाली ही थी, मगर तुम्हारी काली परछाई ग्रहण बनकर यहाँ पहुँच गई। यह सुनकर फौजी बहू रिस में आकर रोनित को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, इतनी बड़ी धोखाधड़ी के बावजूद तुम माँ बेटे के मन में कोई मलाल नहीं? जाने तुम जैसे कितने ही लालची इंसान चंद सिक्कों के लिए शादी का स्वैंग रचाते हो, जिसे एक साथ कितने बेबस बाप की बेटियों का जीवन बेरंग हो जाता है। फौजी बहू उन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दायर करती है। केस अदालत में दस्तक देता है, जहां जज कुछ इस कदर फैसला सुनाते हैं। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि पहली पत्नी के रहते मिस्टर रोनित ने दूसरी शादी करने की कोशिश की, जिसे बढ़ावा देने वाली मुख्य रेवा इसमें बड़े तौर से भागीदार है। इस धोखाधड़ी की सजा में इन्हें 11 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। पति से मिले धोखाधड़ी के बाद धारा उसे तलाक ले लेती है। उन माँ बेटे को उनके किए की सजा के तौर पर कारावास नसीब होता है। उस फौजी बहू की बदौलत रैना का जीवन भी बुझने से बच जाता है। सच है साथियों, आज भी झूठी शोभा और सुंदरता के पीछे धन के ऐसे ही कई लोभी खुलेआम धोखाधड़ी कर रहे हैं, मगर याद रखिए उस धोखाधड़ी की कटनी इस धरती पर ही होगी।
सास लाई बहू की सौतन। माँ, मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ और आप जानती हो ना, मैं उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। इसलिए आप मेरी बात मान लो, मेरी शादी उससे करवा दो। देख बेटा, तू जानता है कि हमारे खानदान में लव मैरिज का कोई रिवाज नहीं है। अगर तुझे अपनी पसंद से शादी करनी है तो तुझे अपने पिता की इजाजत लेनी होगी। और वैसे भी इस गायत्री नाम की लड़की में क्या ही रखा है। मैं तो तेरी शादी कोमल से करवाना चाहती हूँ। तू जानता है ना, कोमल कितनी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। ऊपर से उसका खानदान भी बहुत बड़ा है। अरे माँ, आप समझते क्यों नहीं हो? मैं गायत्री से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो किसी से नहीं होगी। ऐसा कहकर रोहित वहां से चला जाता है। जिसके बाद कुछ ही दिन बाद रोहित एक मंदिर में जाकर गायत्री से शादी कर लेता है और शादी करके वो उसे घर ले आता है। जैसे वो घर का दरवाजा खटखटाता है, उसकी माँ दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर अपने बेटे रोहित को गायत्री के साथ शादी के जोड़े में देखती है। जिस बात का मुझे डर था, आखिर तुमने वही किया। अरे इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुमने अपने परिवार वालों की एक नहीं सुनी। माँ, जिसे आप 2 कौड़ी की लड़की कह रही हो, वो अब इस घर की बहू और मेरी पत्नी है। थोड़ी जुबान संभाल कर कहो। चलो गायत्री, कोई हमारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हें इसी घर में रखूंगा। आखिरकार ये मेरा घर भी है। ऐसा कहकर वो गायत्री का हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर ले आता है। जिसके बाद वो सबसे पहले अपने पिताजी के कमरे में जाता है और उन्हें अपनी शादी के बारे में बताता है। जैसे ही दुर्योधन अपने बेटे की पत्नी गायत्री को देखता है, वो उसे देखते ही आशीर्वाद देने के लिए बुलाता है। अरे बहू, सदा सुहागन रहो। अरे दूधो नहाओ, पूतो भलो। ऐसा कहने के बाद दुर्योधन अपने बेटे रोहित को गले से लगाता है और उससे कहता है, आज मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत फक्र है बेटा। तुमने जो किया है उसमें कोई बुराई नहीं है। जाओ, बहू को उसका कमरा दिखा दो। अपने पिता का ऐसा बर्ताव देखकर रोहित को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी गायत्री को अपने कमरे में ले जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल्याणी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गायत्री से बहुत चिढ़ने लगती है। आखिर इसने ऐसा क्या जादू चलाया है मेरे बेटे के ऊपर, जो ये इसके पीछे पागल होता जा रहा है। इस गायत्री नाम की चिड़िया को तो मैं देख लूंगी। उस दिन के बाद से कल्याणी हर छोटी मोटी बातों का ताना गायत्री को दे दिया करती थी, जिससे कभी कभी तो गायत्री बहुत परेशान हो जाया करती थी और अपने कमरे में आकर रोने लगती थी। लेकिन वो कभी हार नहीं मानती थी और अपनी सास कल्याणी को हमेशा खुश करने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन सुबह के समय कल्याणी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी गायत्री एक प्याला चाय का कल्याणी के कमरे में ले जाकर रख देती है और कल्याणी से कहती है, माँ जी, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप कहो तो मैं आपके हाथ पैर दबा दूं और आपके लिए दवाई भी मंगवा देती हूँ। क्या कहा? मेरे हाथ पैर दबाएगी? अरे मैं जानती हूँ तू इस बहाने मुझे यहाँ मारने आई है। चली जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ। अरे तुझ जैसी नीच से मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। जा, अब मेरे कमरे से दफा हो जा। कल्याणी गायत्री को भगा देती है। जिसके बाद कल्याणी अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने आप से बातें करती हुई कहती है, इसे यहाँ से भगाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करती हूँ, कोमल को कुछ दिनों के लिए घर पर ही बुला लेती हूँ। उसके बाद मैं इस गायत्री नाम की चिड़िया का पत्ता साफ करूंगी। ऐसा सोचकर अगले ही दिन कल्याणी कोमल को अपने घर बुला लेती है। जिसके बाद वो कोमल को अच्छे से सिखा देती है और कोमल उसके बहकावे में आ जाती है। जब भी रोहित अकेला होता तो कोमल उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगती। एक बार रोहित छत पर जिम कर रहा होता है, तभी वहां कोमल आ जाती है और उसके साथ जिम करने लगती है। अरे वाह, आपको भी जिम करने का शौक है। मुझे भी जिम बहुत पसंद है। इससे शरीर पूरी तरह फिटनेस में रहता है। हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। कोमल और रोहित आपस में बातें करते रहते हैं। जिसके बाद हर रोज कोमल रोहित के सामने अच्छा बनती और वहीं दूसरी तरफ गायत्री को हरदम उसके सामने झूठा और गलत साबित करने लगती। एक दिन कोमल गायत्री से कहती है, अरे गायत्री बहन, मैं थोड़ा माँ जी के पास किसी काम से जा रही थी। क्या तुम मेरे लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख दोगी? मुझे नहाना है। हाँ, क्यों नहीं, तुम जाओ,
मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख दूंगी और तुम्हें आवाज भी लगा दूंगी। कोमल वहां से चली जाती है, जिसके बाद गायत्री गर्म पानी करके उसके लिए बाथरूम में रखाती है। कुछ देर बाद गायत्री कोमल को आवाज लगाकर उसे नहाने के लिए बुला लेती है। कोमल बाथरूम में जाकर खौलता हुआ गर्म पानी देखती है तो वो जानबूझकर अपना हाथ पानी में डालती है और अपना हाथ जलाकर चिल्लाने लगती है। हाय, मर गई, ये कैसी जालिम है ये गायत्री। ओहो, अरे इसे थोड़ी भी परवाह नहीं है मेरी। क्या ये मुझे जान से मारना चाहती है या फिर इसे मेरा इस घर में रहना ही पसंद नहीं है? अरे ऐसा तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। कोमल के चिल्लाने चीखने की आवाज से घर के सभी लोग बाथरूम के पास पहुंच जाते हैं और कोमल का जला हुआ हाथ देखकर सब उससे पूछने लगते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे तुम्हारा तो हाथ जला हुआ है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अरे ये सब आपकी लाडली बहू ने किया है। अरे मुझे जान से मारना चाहती है तो मुझे सामने से बता दे, पीठ पीछे वार क्यों कर रही है? ये सुनते ही गायत्री रोने लगती है और रोते हुए कोमल से कहती है। अरे दीदी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं आपका हाथ क्यों जलाऊंगी? मैं तो गर्म पानी रखकर काम करने के लिए चली गई थी। मैं नहीं जानती थी कि आप अचानक से इसके अंदर हाथ डाल देंगी। अरे कैसी औरत हो तुम, साफ साफ झूठ बोल रही हो। मैंने कब तुम्हें गर्म पानी करने के लिए कहा? अरे भला गर्मी में कोई गर्म पानी से क्यों नहाएगा? ये सुनते ही गायत्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी भी गायत्री को ताने सुनाने लगती है। अरे मैं तो जानती थी कि ये करमजली कलमुही कहीं की हमारे घर में किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे ये तो हमें बर्बाद करने आई है। आखिर इसकी मेरी बेचारी फूल जैसी कोमल से क्या दुश्मनी है जो इसने इसके साथ इतना बुरा किया। अगर इसे घर में इसी तरह छोड़ दिया तो ये हमारे घर के सभी लोगों को मार देगी। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कहिए। मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि इस घर में सभी प्यार और प्रेम से रहे, लेकिन आप सभी मेरे बारे में ऐसा उल्टा कैसे सोच सकते हैं? तभी वहां रोहित पहुंच जाता है, जिसके बाद कोमल और कल्याणी दोनों ही मिलकर गायत्री की शिकायत रोहित से कर देते हैं। लेकिन रोहित गायत्री को गले से लगाते हुए सबसे कहता है, गलती मेरी पत्नी गायत्री की नहीं, खुद कोमल की है। उसी ने अपना हाथ जानबूझकर गर्म पानी में डाला था। मैं उस समय यहाँ से जा ही रहा था कि मेरी नजर बाथरूम पर पड़ गई थी और उसी समय मैंने कोमल को जानबूझकर हाथ जलाते हुए देखा था। मैं जानता हूँ माँ कि आप मेरी पत्नी गायत्री से खुश नहीं हो, लेकिन उसकी जगह उसकी सौतन लाने के लिए आप सोच भी कैसे सकती हो? मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आज से ही मैं गायत्री के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। कल्याणी अपने बेटे रोहित को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोहित नहीं रुकता, जिसके बाद वो अपनी पत्नी गायत्री को लेकर एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए चला जाता है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। बहू और सास में बच्चे का बंटवारा। ममता अपनी सास कांता के साथ सारण गांव में रहती थी। कांता ने अपने बेटे बलवीर का ब्याह कुछ बरस पहले किया था। शादी से दोनों दंपति को एक बेटी पैदा हुई और ममता दूसरी दफा गर्भवती थी। कान खोल कर सुन ले मेरी मनहूस बहू, अगर इस दफा तूने सास की आस पूरी ना की, अगर तूने इस बार भी बेटी जनी तो बतौर बहू बेटी दोनों एक साथ खदेड़ी जाओगी। सासू माँ, मैं भला भगवान तो नहीं जो भाप सकूं कि मेरी कोख में बेटा है या ये बेटी। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस किसी भी कीमत पर मेरे घर का चिराग चाहिए। क्रूर कांता ममता पर अपनी जिद थोपकर चल देती है। गुजरते समय के साथ ममता की गर्भावस्था के 9 महीने पूरे हो जाते हैं। बदकिस्मती से ममता दूसरी दफा भी बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर कांता बेचारी बहू पर कड़वे बोल का कहर बरसाती है। बेड़ा गर्क हो तेरा नाश पीटी, इस बार भी तेरी कोख से बेटी की बला निकली। अब मैं तुम माँ बेटी को और नहीं झेलूंगी। ससुराल से बेघर होने के ख्याल से बेबस बहू रोते बिलखते हुए कांता के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें मांगती है। माँ जी, ऐसा गजब ना करिए, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं इस दफा आपको हताश नहीं होने दूंगी। ये सुनकर कांता बेचारी भोली बहू को सांत्वना देने का स्वांग रचाती है, जिसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा होता है। बस एक बार इस घर की पीढ़ी को बढ़ाने वाला मेरा पोता मिल जाए, फिर इन मनहूस माँ बेटी को बाहर खदेड़ दूंगी। गुजरते समय के साथ ममता पुनः गर्भ धारण करती है और कांता उससे कहती है, सुन मेरी मनहूस बहू, ये अंतिम सुनहरा मौका है।
अगर इस बार भी तेरे कोख से बेटे की बजाय बेटी पैदा हुई तो खौलते दूध में तेरी तीसरी बेटी का चौथा करने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। ये सुनकर ममता अपने गर्भ को निहारते हुए कहती है, बेटा, अब केवल सासू माँ की आस ही नहीं बल्कि तेरी बेबस माँ और बहनों की जिंदगी की बागडोर भी तुझसे बंधी है। अपनी माँ की लाज रख लेना मेरे लाल। एकाएक ममता के गर्भ में घनघोर हलचल होने लगती है, मानो उस नन्ही सी जान तक बेबस माँ की पुकार पहुंच गई हो। हर एक गुजरते महीने के साथ ममता की चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उसे भूख प्यास का अभाव ही न होता था। 8 महीने का पड़ाव पार करके ममता अंतिम 9वें महीने में कदम रखती है। खुशकिस्मती से इस बार वो एक बेटे को जन्म देती है। उसकी स्वार्थी सास ममता की बाहों से बच्चा छीनते हुए कहती है, ला दे मेरे पोते को, अब तो माँ बेटियों का यहाँ कोई काम नहीं। अपनी गठरी उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। अब अपने पोते का पालन पोषण मैं करूंगी। ये सुनकर वहाँ खड़ी बूढ़ी दाई लीला कहती है, अरे कांता, एक माँ होकर तू दूसरी माँ को उसके दूध मुँहे बच्चे से अलग कैसे कर सकती है? जब तक शिशु 6 माह का ना हो जाए, जच्चा बच्चा दोनों को बतौर एक दूजे की जरूरत बनी रहती है। अरे लीला, मैं कोई बांझ पकेरू नहीं जो पोते को पाल ना सकूं। अपने बचकाने बेटे का लालन पालन भरसक भली भांति किया था मैंने। माँ जी, 9 माह की दुखदाई पीड़ा को सहन करके मैंने इसे जन्म दिया है और आप चाहती हैं मैं अपने बेटे का बंटवारा कर दूं। 3 बेटियों के बीच ये मुझ बेबस बेसहारा माँ की इकलौती आस है। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। हाजी माँ जी को समझाओ। माँ, एक सास की नहीं बल्कि माँ के नजरिए से सोचो। कितना मुश्किल है अपने जन्मजात बेटे का किसी और से बंटवारा करना। ठीक है, मैं तुझे अपने पोते के पास आने दूंगी। बदले में मेरी एक शर्त है, ये बच्चा 8 पहर मेरे संग रहेगा। तेरी भागीदारी केवल इसके स्तनपान तक होगी, बस। मुझे मंजूर है। इस बंटवारे के बावजूद मैं अपने बच्चे को भरसक देख तो सकूंगी। इस तरह सास बहू के बीच बंटवारे की शुरुआत होती है। सवेरा होते ही ममता रसोई घर का रुख करती है कि उसे अपने बेटे के बिलखने की आवाज सुनाई देती है। ये तो मुन्ना की रोने की आवाज है। ममता दौड़कर सो रही सास के बगल में बिलखते मुन्ना को उठा लेती है। तभी कांता की नींद खुल जाती है और वो बेरहमी से बेचारी बहू के बाल पकड़कर कहती है, तेरी ये मजाल बिना मेरी इजाजत के मेरे पोते को गोदी में उठाकर पुचकार रही है। माँ जी, मुन्ना कब से रो रहा है, मुझसे रहा ना गया। फरेबी मक्कार, बंद करिए ममतामयी माँ का स्वयं रचना। ला दे मेरे पोते को। क्रूर कांता ममता को जबरन बच्चे से अलग कर देती है। दूर खड़ा बलवीर ये सब देख रहा था, मगर बेटे के रिश्ते ने उसके हाथ बांध रखे थे। सूर्यास्त के संग सांझ की बेला घनघोर रात में घिर जाती है। तभी एक बार फिर बच्चे के रोने की आवाज भर से बेबस बहू सास के दरवाजे पर आ धमकती है। तू फिर मुंह उठाकर चली आई? जब से सवेरे से मेरे पोते ने तेरी मनहूस सूरत देखी है, तब से चुप होने का नाम नहीं ले रहा। माँ जी, मुन्ना भूख से बिलख रहा है, एक दफा उसे मेरी गोदी में दे दीजिए। ये बेबस माँ आपके आगे मिन्नत कर रही है। माँ, मुन्ना का कुमलाई चेहरा साफ तौर से साझा कर रहा है कि ये बेचारा बच्चा भूखा है। हाँ मेरे लाल, अब तू भी बीवी के सुर में लाएगा ही। सन मेरी बैरन बहू, जल्दी से मुन्ना को दूध पिला और दे इसे। ममता अपने बच्चे को गोदी में लिए अपने कमरे की ओर अग्रसर होती है। दूध पीते ही मुन्ना सो जाता है। समय गुजरता गया, मगर अपने बच्चे के बंटवारे से बेबस माँ ममता सारी रात रोती बिलखती रहती है। मगर कसाई कांता को उसे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। अगली सवेरे कांता बच्चे को नहला रही थी, तभी ममता कहती है, माँ जी, इतनी भोर सवेर शीत की बयार में बच्चे को क्यों नहला रही हैं? इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे नाश पीटी बंद कर अपने बोल बच्चन, जाकर घर बार समेट। आई बड़ी बच्चे पर हक जताने वाली। ना चाहते हुए भी ममता को वहाँ से जाना पड़ता है, मगर कुछ ही देरी के बाद मुन्ना की तबीयत बिगड़ जाती है। ना रो मुन्ना, दादी का दुलारा, चुप हो जा। माँ जी, मुन्ना को मुझे दीजिए। हट परे, तेरी ये बुरी नजर लगी है मेरे बच्चे को। अरे डायन भी अपना घर छोड़कर वार करती है। मैं तेरे मंसूबे जानती हूँ। बंटवारा के रिस में आकर तू बच्चे के जरिए बदला निकाल रही है। दोनों सास बहू के बीच बच्चे की छीना छानी शुरू हो जाती है। एक और कांता बच्चे की बांह खींचती तो दूजी ओर ममता उसका पाँव। तभी वहाँ बलवीर आ धमकता है।
ये सब क्या हो रहा है? अजी मुन्ना का शरीर बुखार से तप रहा है, उसकी आंख भी चढ़ चुकी है। माँ जी मेरे बच्चे को मुझे नहीं दे रही। माँ जी मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मिन्नतें मांगती हूँ, बस कीजिए ये बंटवारा, मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए। क्रूर कांता बेबस बहू को दूर झड़पते हुए कहती है। मुझसे और मेरे बच्चे से दूर हो जा बैरन, जहन्नुम में जाकर मर ताकि बला टले। ये सुनकर बलवीर बोलता है, ठीक है माँ, अब मुन्ना की देखरेख आप करेंगी। मैं अपनी पत्नी और परिवार के साथ आपका घरवार छोड़कर जा रहा हूँ। चलो ममता, चलो बच्चों। बलवीर ममता और अपनी दोनों बेटियों के साथ जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ता है, कांता रोते हुए उसे रोकती है। रुक जा बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर मत जा बलवीर, रुक जा बेटा। क्या हुआ माँ? अपने बेटे के दूर जाने भर से देखकर आपका कलेजा कचोटने लगा, जबकि आपका बेटा दुनियादारी देख समझ रहा है। तो सोचिए इस बेबस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी जब आपने इसके जन्मजात बच्चे का बंटवारा कर दिया। मैंने बीते महीनों इस माँ को तिल तिल के मरते देखा है। बहू मुझे माफ कर दे, शायद बढ़ते बुढ़ापे में तेरी बूढ़ी सास सठी आ गई थी, ये सोचा ही नहीं। जब मैं अपने सयाने बेटे से क्षण भर भी दूर ना रह सकी, तो इतने दिन इस दुधमुहे बच्चे से दूरी तेरे लिए कितनी दुखदाई होगी। स्वार्थ में आकर मैं भूल गई थी कि माँ के साए से महफूज संसार में कोई स्थान नहीं। ये ले बहू, संभाल अपने लाल को। मेरा मुन्ना, मेरे जिगर का टुकड़ा। माँ जी शुक्रिया। बच्चे को बाहों में भरते ही उस बेबस माँ की आंखों से खुशी का बदरा बरस पड़ता है और सास बहू में हुआ बच्चे का बंटवारा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दो सौतेली माँ और बच्चा। सूरज, सूरज देखो, तुम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो। इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ, बारिश हो रही है, हमें नुकसान पहुंच सकता है। सूरज बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है और दूसरी तरफ एक हाथ में शराब की बोतल लेकर दारू पी रहा होता है। नहीं नहीं, आज मैं ये गाड़ी धीरे नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मुझे समझती क्या हो? जब देखो अपनी मनमानी करती हो। मुझे तो तुमने कभी अपना समझा ही नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। देखो हमारे साथ हमारा बेटा राघव भी गाड़ी में है। सोचो अगर कुछ अनहोनी हो गई तो हमारे बेटे का क्या होगा? अच्छी बात है ना, आज हम पूरा परिवार एक साथ है, जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? मुझे तुम्हारा किसी और से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऊपर से तुम क्लब में नाचती भी हो। मुझे तुम्हारा ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए गाड़ी रोक दो। मैं अपना काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। हम तीनों अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। नंदिनी के इतना कहते ही सूरज शांत हो जाता है, जिसके बाद सूरज गाड़ी के ब्रेक मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक अचानक से फेल हो जाता है और वो घबरा जाता है। अरे ये क्या, ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? लगता है ब्रेक फेल हो गया। अब मैं क्या करूं नंदिनी, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नंदिनी बहुत बुरी तरह रोने लगती है। सूरज किसी तरह गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी स्पीड की वजह से उनकी गाड़ी खाई में गिरने वाली होती है। तभी खाई में गिरने से पहले नंदिनी कार का दरवाजा खोलकर अपने बेटे राघव को बाहर धकेल देती है, जिसके बाद नंदिनी और सूरज कार के साथ खाई में गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी से गिरने की वजह से राघव के सिर पर चोट लग जाती है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अरे अरे, ये बच्चा किसका है जो यहाँ खाई के पास पड़ा है? हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? इन्हें जरा भी अपने बच्चों की फिक्र नहीं होती। ऐसे माँ बाप को तो खाई में गिरकर मर ही जाना चाहिए। गांव की कुछ औरतें सुबह के वक्त राघव को चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो जाती हैं और उसे देखने लगती हैं। तभी राघव की आंखें खुलती हैं और वो अपने चारों तरफ औरतों को देखकर रोने लगता है। मम्मी, मम्मी डैडी, कहाँ हो आप? मुझे छोड़कर आप लोग कहाँ चले गए? मम्मी डैडी, मुझे मेरे मम्मी डैडी के पास जाना है, मुझे मेरे मम्मी डैडी के पास जाना है। उस बेचारे बच्चे को रोता हुआ देख कंचन से रुका नहीं जाता और वे उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं। देखो बेटा, रोने की कोई समस्या नहीं है। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? आखिर तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें यहाँ छोड़कर क्यों गए? सूरज रोते हुए कंचन को रात में हुई पूरी वारदात के बारे में बताता है, जिसे सुनते ही कंचन अपने दिल पर हाथ रख लेती है, जिसके बाद वो राघव को गले से लगाकर कहती है, चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कंचन उसे सबसे पहले पुलिस थाने लेकर जाती है, जहाँ वो उसके माता पिता के बारे में बताती है। तभी वो पुलिस वाले से कहती है, साहब, इस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है। ये बच्चा बहुत डरा हुआ है, ऊपर से इसका इस दुनिया में कोई नहीं। अगर आप इसे अपने पास रखोगे तो पता नहीं ठीक से खाना भी खा पाएगा या नहीं। क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकती हूँ?
मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और जब आप कहोगे तो मैं इसे आपके पास ले आऊंगी। आजकल ऐसे लोग देखने को ही नहीं मिलते जिनके अंदर इंसानियत हो। तुम इस बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, लेकिन इसका अच्छे से ख्याल रखना। कंचन राघव को अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ वो अपनी बहन सुषमा के साथ रहती थी। सुषमा जैसे ही राघव को देखती है वो कंचन से कहती है, अरे अरे, ये किसको लेकर आई है तू घर के अंदर? ना कोई जान ना कोई पहचान। मैंने इस बच्चे को कभी अपनी खोली में तो कहीं नहीं देखा था। कंचन सुषमा को राघव के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनते ही सुषमा कहती है, अरे ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं जहाँ जो चाहे मुंह उठाकर चले आए। सुषमा बहुत गुस्सा होती है, लेकिन कंचन किसी तरह उसे मना लेती है। जिसके बाद कंचन राघव को अपने साथ रखती है और उसका अच्छे से ख्याल भी रखती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राघव खोली के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी एक नुपुर नाम का लड़का उसे जोरदार धक्का दे देता है। राघव रोने लगता है। सुषमा उसे दूर खड़े देख लेती है। अरे ओ कुंती बहन, जरा बाहर तो निकल, देख तो सही तेरा बेटा क्या कर रहा है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? अपने बेटे को समझा ले। आइंदा अगर मेरे बेटे को इसने जरा सा भी हाथ लगाया तो मैं इसका हाथ तोड़कर इसके हाथ में दे दूंगी। आहा, आई पड़ी बेटे वाली। अरे तेरे जैसी बांझ को कभी बेटा हो सकता है क्या? पता नहीं किसका गंदा खून लेकर आई है अपने घर में और अपना बेटा बना रही है इसे। इजा इला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे परिवार को नाजायज बताए। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सुषमा राघव के लिए कुंती से लड़ने लगती है और उसके बाल पकड़कर खींचती है और उसको बहुत मारती है। ये सब कंचन दूर खड़ी देख रही होती है, जिसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुषमा दीदी चाहे कितना भी हम दोनों के ऊपर गुस्सा निकाल ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी राघव को बहुत पसंद करती हैं और उसे अपना बेटा समझती हैं। उस दिन के बाद से राघव को कोई कुछ नहीं कहता। सब बच्चे उसके साथ आराम से खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ राघव भी ये समझ गया था कि सुषमा उसे प्यार तो करती है लेकिन जताती नहीं। धीरे धीरे कंचन उसे स्कूल में डाल देती है। एक दिन राघव स्कूल के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रहा था। अरे ओ कंचन, अपने इस बेटे को कुछ खिलाती भी है या बस ऊपर ऊपर का प्यार करती है? अरे देख तो जरा कितना कमजोर हो रहा है, इसे थोड़ा घी तो खिला। क्या बताऊं दीदी, मैंने कितनी बार इसे घी खिलाने की कोशिश की लेकिन ये घी खाता ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगा, घी मैं खिलाऊंगी आज से ही इसे। सुषमा तुरंत घी की रोटी लेकर राघव को खिलाने लगती है। राघव चुपचाप घी की रोटी खाने लगता है। थोड़ी देर बाद राघव कहता है, सुषमा माँ बस करो, मेरा पेट भर गया है, बाकी का मैं स्कूल के आने के बाद खा लूंगा। राघव के मुंह से माँ शब्द सुनते ही सुषमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो राघव को गले से लगा लेती है। बेटा बस एक बार और मुझे माँ कहकर पुकार। माँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हो लेकिन बताती नहीं हो, लेकिन मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कंचन माँ ने और आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। कंचन अपने लिए जब माँ शब्द सुनती है तो उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश होती हैं। दरअसल दोनों की एक ही घर में शादी हुई थी, लेकिन दोनों को संतान न होने की वजह से उनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया था। तब से वो दोनों बहनें एक साथ रह रही थीं। राघव के आने के बाद उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। जब राघव उन दोनों को माँ कहकर पुकारता है तो वो दोनों बहुत खुश होती हैं। कंचन, आज हमारे बेटे राघव को स्कूल उसकी दोनों माँ छोड़ने जाएंगी। कंचन और सुषमा दोनों मिलकर राघव को स्कूल छोड़ने जाती हैं। पहले राघव की सिर्फ एक माँ थी जो एक हादसे में मर गई, लेकिन उस हादसे के बाद राघव को 2 सौतेली माँ मिली जिन्होंने माँ होने का पूरा फर्ज निभाया। देखते ही देखते राघव बड़ा हो जाता है और पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाता है, जिसके बाद वो अपनी दोनों माँओं के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। जब ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो उसके साथ दूसरा दरवाजा भी खोलता है।